नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण भाषा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण ही हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो चलिए कुछ चित्र और वाक्यों के माध्यम से पहले समझते हैं कि संज्ञा क्या है। अब इस चित्र में आपको एक लड़की पुस्तक पढ़ते दिख रही है। वाक्य पढ़ते हैं। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। यह स्नेहा ये एक व्यक्ति का नाम है, अतः ये संज्ञा है। पुस्तक ये एक वस्तु है, तो पुस्तक ये भी एक संज्ञा है। अगले चित्र में देखते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। यहाँ पर कश्मीर ये एक स्थान का नाम है, तो कश्मीर ये भी एक संज्ञा हुई। अगला वाक्य पढ़ते हैं। आज बहुत गर्मी है। बच्चों, इस वाक्य में गर्मी ये जो शब्द आया है ये एक भाव है जिसे हम देख सुन नहीं सकते, लेकिन केवल अनुभव कर सकते हैं। अतः ये जो भाव है ये भी एक संज्ञा है। अगला चित्र देखते हैं। यहाँ पर चिड़िया चहचहा रही है। चिड़िया यह एक संज्ञा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर किसी वस्तु, स्थान, जगह, व्यक्ति ये जो नाम होते हैं ये संज्ञा है। अतः संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम संज्ञा के प्रकारों को देखते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पहला भेद देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जगह या स्थान को देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कोई विशेष प्राणी है। रामायण यह एक पुस्तक है, उसको अपना एक नाम है, एक विशेष ग्रंथ है। ताजमहल यह एक विशेष स्थान है, इसीलिए ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि कार, कार इस शब्द से हमें, जैसे कि कार या नगर, इन 2 शब्दों में कार यानी कोई भी कार या नगर यानी कोई भी नगर, यानी यहाँ पर कार से संबंधित जो है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी जातिवाचक संज्ञा में आती है। या नगर या देश, देश यहाँ पर किसी भी विशिष्ट देश का या किसी भी विशिष्ट नगर का नाम नहीं बताया गया है, अतः नगर यह शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि नदी, पर्वत, फूल, पेड़, इनमें अगर हम किसी भी नाम का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सारी जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है।
तीसरा हमारा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा ये किसी व्यक्ति के दशा के दर्शाता है। मित्रता। मित्रता ये भी एक भाव है। तो यहाँ पर बुढ़ापा और मित्रता ये महसूस किया जाता है। तो अतः ये जो दोनों शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में गुण, भाव, अवस्था, दशा यानी कि अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सारे जो शब्द है या इनसे संबंधित जो भी वाक्य आते हैं ये होते हैं भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाई जाती है। जैसे कि दूध, पानी, बर्फ, गेहूं, दाल, चावल आदि। चित्र में दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल या दूध, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि भीड़, सभा, दल, मेला, बाजार। यह चित्र में आपको चाबी का गुच्छ दिख रहा है। ये चाबी का गुच्छा एक से अधिक चाबियों को हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये है समूहवाचक संज्ञा। तो जहाँ एक से अधिक वस्तुएं, व्यक्ति, फूल ये होते हैं वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। तो बच्चों कुछ उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से हमने समझा कि संज्ञा क्या है। एक बार फिर से मैं सारे संज्ञा भेदों को दोहराती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के 5 भेद है। और संज्ञा यानी किसी न किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान या रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक संज्ञा। धन्यवाद।